साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों हम लोग आज अध्ययन करेंगे बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का, जो कि TGT में लगा हुआ है। और साथियों आज की क्लास में हम लोग स्वर संधि यानी संपूर्ण स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। पूरी स्वर संधि कंप्लीट कर देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों हम लोग जो है सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि संधि की परिभाषा। तो ये जो लिखा है मैंने, ये बाबूराम सक्सेना से ही लिखा है। चलिए नज़र डालते हैं संधि की परिभाषा। स्टार्ट कर रहे हैं। दो शब्द जब पास पास में आते हैं, यानी दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द की क्या अंतिम वर्ण, अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन का नाम ही साथियों क्या है? संधि। परिवर्तन का नाम क्या है? संधि है। संधि के कारण क्या क्या होता है? संधि के कारण होता है परिवर्तन। संधि के कारण होता है परिवर्तन। संधि के कारण होता है आपका परिवर्तन, विकार। ठीक है। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। जोड़ भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए कि ये पहला शब्द है विद्या। ये क्या? विद्या। ये क्या? दूसरा शब्द है आलय। तो देखिए इसकी प्रथम ध्वनि, यानी इसकी, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, तो इसकी अंतिम ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि, इन दोनों ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है, आ मिलके क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है। अभी नियम नहीं बताएंगे किस नियम से हो रहा है। तो आ और आ मिलकर के आ हो गया, तो इसकी अंतिम ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि, इन दोनों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? संधि। अब विद और में आया आ और आगे जुड़ जाएगा लय और बन जाएगा आपका विद्यालय। इस तरीके से विद्यालय में आपकी संधि होगी। तो समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरीके और देख लीजिए, बोले ये है देव और ये आलय। अब देव जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका आ। और आलय का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा आ। दोनों को मिलाकर के आपका बन जाएगा, दोनों को मिलाकर के बन जाएगा आ दीर्घा, और बन जाएगा आपका देवालय। क्या बन जाएगा? देव हलंत है आ और क्या है? लय, बन जाएगा संपूर्ण देवालय। इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि TGT की तैयारी करने वाला व्यक्ति इतना जानता है। ठीक है। और इस समय जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो रिवीजन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल साथी। ठीक है। आगे देखिए, और संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, साथियों संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र होता है पराशर संहिता। जब दो वर्ण पास पास में आते हैं तो उनकी अत्यंत निकटता की संहिता संज्ञा होती है। संहिता कहाँ कहाँ होती है? ठीक है। संहिता कहाँ कहाँ होती है? बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है कि संहिता एक पदी नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो और नित्या समासी वाक्य दूसरा विवक्षाम अपेक्षा। संहिता एक पद में होती है, संहिता धातु और उपसर्ग में होती है, संहिता समास में होती है यहाँ, और संहिता वाक्य में होती है। एक पद धातु उपसर्ग और समास में ये नित्य होती है और आपकी वाक्य में ऐच्छिक होती है, इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए हम लोगों ने ये अलग से लिख दिया है, सूत्र नहीं लगा इसका। तो देखिए एक पद में संहिता होती है। कैसे होती है? नित्य होती है। जैसे पौ धन अका बराबर क्या बन जाता है आपका? पाप का। तो पाप का में जो पौ का पौ जो है, पौ में क्या निकला? औ, और आगे क्या निकला? अका का आ। तो साथियों ये आपका जो अवधन आ है, अवधन आ, इसमें क्या हुई? संहिता हुई। ठीक है। तो ये पद बन गया हमारा पाव का। ठीक है। क्या बन गया? अवधन अब बराबर पौ का जो
पा है, पा का जो आओ और आगे क्या आ रहा आ, इन दोनों में क्या हो गई, संहिता हुई, और संहिता होकर के संधि हो जाएगी, और संधि होकर के पाव का शब्द बन जाएगा। तो पाव का एक पद है, इसीलिए कहा गया कि संहिता एक पद में होती है। अब कैसी होती है, नित्य होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग कि धातु और उपसर्ग, 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। धातु और उपसर्ग में संहिता होती है, कैसी होती है, नित्य होती है। ठीक है, निधन अवसट, नी उपसर्ग है, अवसट ठीक है धातु है, तो न्यवसत हो गया, यह संधि हो जाएगी। उद्धन आलोकयत, ठीक है, तो ता का स्थान में क्या हो जाएगा, दा, और आपका ता जो होता है वो जलाम जसवंते से होता है, इस तरीके से उद आलोकयत बन जाता है। तो इस तरीके से धातु और उपसर्ग में भी संहिता होती है, तो कैसी होती है, नित्य होती है। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि समास में संहिता होती है, तो कैसी होती है, नित्य होती है। देखिए कृष्ण और अस्त्रम, तो बन जाएगा कृष्णास्त्रम। ठीक है, इस तरीके से समास हो गया। ठीक है, कृष्ण का अस्त्र, और इसमें भी संहिता होती कैसी, नित्य होती है। श्रीधन ईशा बराबर बन जाएगा आपका श्रीशा, ये भी समासता है, और इसमें भी आपकी संहिता हुई है, कैसे हुई है, नित्य हुई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है आपका वाक्य। वाक्य में संहिता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, साथ में नोट कर लेंगे। देखिए रामा गच्छति वनम, ये भी वाक्य सही है। ठीक है, और ये वाक्य भी सही है, रामो गच्छति वनम, क्योंकि यहाँ पर जो आप विसर्ग का ओ देख रहे हैं, ये संधि हुई है। संधि हुई है तो संधि से पहले क्या हुई है, संहिता हुई है, इसीलिए ऊपर वाला वाक्य भी सही, नीचे वाला भी वाक्य सही है। दोनों वाक्य तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो संहिता हुई है, जो संधि हुई है, वो ऐच्छिक है। कैसी है, ऐच्छिक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक पॉइंट है आगे कि लोप, यानी प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। जैसे रामाधन आयाति, अब जो रामाधन आयाति, या इसमें अंतिम अक्षर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग का लोप कर दिया गया। ये बाबूराम सक्सेना में ही लिखा हुआ है, पेज नंबर 45 पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय, यानी द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का भी लोप हो जाता है। देखिए दोषाधन अस्थि, देखिए विसर्ग का तो ओ हो गया, और अस्थि का जो आ है उसका अवग्रह हो गया। इस तरीके से आपका हो जाएगा दोषो अस्थि, दोषो अस्थि। आगे चलते हैं हम लोग। अब दोनों वर्णों के स्थान में कोई नया वर्ण आया था, दो वर्ण आते हैं पास में, और उनमें दोनों जुड़ करके, दोनों मिल करके एक कोई नया वर्ण बन जाता है, ऐसा भी एक नियम है, आप इसको भी देखिएगा। देखिए यथा, यानी रामा धन ईशा, रमा धन ईशा, तो रमा का आया आ, और ईशा का आई आपकी ई, और दोनों मिलकर साथी में हो जाता है ए, इसे गुण संधि के अंतर्गत आता है, और आपका बन जाएगा रमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि अथवा दोनों में से किसी एक वर्ण के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे निधन अवसर, निधन अवसर, तो नी जो ई है, ई का क्या हो जाएगा, या। इन दो वर्णों में से किसी एक वर्ण के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। तो देखिए ये आपका ई आया था, तो ई के आगे क्या आया था, आ, तो ई के स्थान क्या हो गया, या। ठीक है, तो दो वर्ण आए थे, दोनों वर्णों में से एक के स्थान पे क्या आया, यानी ई के स्थान पे क्या आ गया, या आ गया, तो परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो आपका न्यवसत हो जाएगा। इसी तरीके से कस्मिन धन चित, तो कस्मिन चित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कह रहे हैं कि दो में से एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है, एकस्मिन अवसरे। तो साथियों यहाँ पर जो ना दिखाई दे रहा है, देखिए ये डबल हो गया। ठीक है, ये ना है, ये ना है, इस तरीके से एक वर्ण का दो वर्ण भी हो जाता है, ऐसा एक नियम। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, अरे जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, यानी पहले शब्द यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो दोनों में कैसी होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे हम लोग विद्यालय देख लेते हैं, और विद्यालय में देखते हैं, ऐसे देख लीजिए आप, विद्या प्लस आलय। ठीक है, आलय, विद्या का आ और आलय का भी आ। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे तो आ और आ मिलके जो है ना, ये आ बन जाएगा। तो ये देखिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम क्या वर्ण है, स्वर है, और इसका वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ये भी स्वर है। तो स्वर और स्वर मिलकर के कौन संधि होगी, स्वर संधि होगी।
तो नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जहाँ दो में से एक स्वर हो और पूर्व व्यंजन हो, और पूर्व व्यंजन यानी दो में से पर स्वर हो यानी बाद वाला स्वर हो, पूर्व वाला व्यंजन हो। तो बाद वाला स्वर हो, पहले वाला क्या हो, व्यंजन हो। जैसे वाक धन ईशा, वाक धन ईशा। देखिए पूर्व वाला क्या हो, व्यंजन है, तो पूर्व में व्यंजन है, बाद में क्या है, स्वर। इसके स्थान क्या करते हैं, मुद्दा, और शब्द बन जाएगा हमारा वाक ईशा। ऐसा जानते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड में नहीं चलेंगे तो स्वर संधि आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस तरीके से, तो आप थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, और बहुत धीरे का टाइम भी नहीं रह गया, क्योंकि संभवतः आपकी परीक्षा जो है तो जुलाई अगस्त में हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हमारा कोर्स कंप्लीट हो सके। आगे देखिए, जहाँ दोनों व्यंजन हों, जैसे तत धन टीका, तत धन टीका, तो आपका बन जाएगा ता के स्थान पे टा, और बन जाएगा आपका तत टीका, तत टीका। तो आपने समझ लिया कि व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब व्यंजन संधि, ऐसा एक भी नियम है। आगे देखते हैं हम लोग कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तब भी आपकी संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। चलो इधर देखिए विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा तब भी विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आएगा तब भी विसर्ग संधि। बहुत सरल है। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि द्वितीय वर्ण का आरंभ विसर्ग से नहीं होता है। कोई भी यहाँ आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ऐसे करके नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई द्वितीय शब्द का जो आरंभ होगा, वो किसी भी शब्द का आरंभ या द्वितीय शब्द का आरंभ जो है विसर्ग से नहीं होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से और लिख दिया है कि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि संधि शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है। संधि शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति का मतलब होता है साथी धातु, और प्रत्यय तो प्रत्यय होता ही है। तो सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय है। उपसर्ग धातु और प्रत्यय से हमारा क्या बन गया, हमारा संधि शब्द बन गया। साथियों, और की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो संधि शब्द हमारा कौन से लिंग में है, पुल्लिंग। ठीक है, वैसे संधि होती है लेकिन संधि शब्द कौन से लिंग में है, ये पुल्लिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो स्वर संधि है। और देखिए व्यंजन क्या है, व्यंजन के बाद अगर स्वर आएगा तब भी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब भी आपकी व्यंजन संधि। अब देखिए विसर्ग के बाद अगर स्वर आए तब भी विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए तब भी विसर्ग संधि। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सबसे शुरुआत में दीर्घ संधि। साथियों, दीर्घ क्या होता है, देखिए दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। आ, ई, उ, और आता है आपका रे। ठीक है, फिर आता है ए, आए, ओ, और आता है आ। ठीक है, इस तरीके से अगर संख्या पूछी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी होती, 8 होती है। ठीक है, अब देखना है कि 8 के बाद ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो दीर्घ तो आप समझ गए, तो दीर्घ वर्ण जान गए आप लोग। अब देखना है कि ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को पहले पढ़ेंगे तो देखेंगे।
आकाश सवर्ण दीर्घा। ये कैसा सूत्र है साथियों? तो आप बताएंगे इसे विधि सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अक, जो आपको अक दिखाई दे रहा है ये सवर्ण दिखाई दे रहा है, ये दीर्घ दिखाई दे रहा है। तो अक, सवर्ण और दीर्घा। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब देखना है कि अक क्या है। तो अक एक प्रत्याहार है और इसमें कितने वर्ण है? 5। आ, ई, उ, ऋ, लिर। कितने वर्ण है? 5। अब कह रहे हैं कि समान वर्ण आने पर, अक के बाद समान वर्ण आने पर क्या हो जाता है? दीर्घ। आ, बड़ी ई, उ और ऋ, और साथ ही में लिर का दीर्घ नहीं होता है। तो इस तरीके से आ, ई, उ, ऋ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? दीर्घ। दीर्घ हो जाता है। थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण अगर आ हो, उत्तर शब्द का पहला वर्ण अगर आ हो, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ, दीर्घा। इसी तरीके से ई बराबर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ बराबर उ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ऐसे ऋ और ऋ या ऋ बराबर क्या हो जाएगी? ऋ। तो ये चारों वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब दीर्घ है। ठीक है, और लिर का दीर्घ नहीं होता है, लिर का दीर्घ नहीं होता है। चलिए साथियों, हम लोग उदाहरण देखेंगे। और उदाहरण में पहला उदाहरण आपके सामने दैत्य धन अरि। दैत्य धन अरि इस तरीके से आपका बन जाएगा दैत्यारी। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। इसका हमने आ लिया और इसका लिया आ, दोनों मिलाकर के क्या बन गया? बड़ा आ, दीर्घा। तो क्या बन गया हमारा? दैत्यारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है यहाँ पे क्या? यथा धन अभवत। अब देखिए यथा का क्या लिया? आ, इसका क्या लिया? आ, दोनों मिलाकर क्या बन गया हमारा? बड़ा आ। तो क्या बन गया हमारा? यथा भवत। यथा भवत। इसी तरीके से ई वाला उदाहरण लीजिए, इति धन ईव। तो इसमें देखिए छोटी ई बराबर क्या हो गई? बड़ी ई, और यहाँ बन गया आपका इति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से देखिए बड़ी ई प्लस ई बराबर क्या हो गया? आपकी बड़ी ई। तो क्या बन गया? श्रीषा। आगे देखते हैं हम लोग चमूर्जा। देखिए विष्णु उदय, विष्णु उदय। तो देखिए विष्णु उदय, आगे विष्णु और आगे क्या है? उदय। उदय थोड़ा देख लीजिए, ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। और इधर दा और या, इधर क्या है? विष्णु, विष्णु। ठीक, ऊ मिलके तो क्या बन जाता है आपका? विष्णु उदय। क्या हो गया? विष्णु उदय। साथियों स्क्रीन छोटी है, आप समझ रहे हो। आगे देखिए, इसी तरीके से चमूर्जा। देखिए जो बड़ा ऊ है और ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़े ऊ। आगे देखते हैं। देखिए क्री और ये आया आपका रेल, और आगे क्या आ गई आपकी? री। ठीक है, और आगे क्या है आपका? रेल, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दोनों मिलके हो जाएगी रिरी, दीर्घ री। तो क्या बन जाएगा आपका? क्रिकारा, क्रिकारा। इसी तरीके से तब प्लस आकारा बन जाएगा आपका तबाकारा। इसी तरीके से विद्या आतुरा क्या बन जाएगा? विद्यातुरा। इसी तरीके से अपिधन ईक्षते क्या बन जाएगा? अतीक्षते। ठीक है, आगे रागी धन ई बन जाएगा रागी। साधु धन उचू बन जाएगा साधुचू। आगे देखिए बधु धन ऊपरी क्या बन जाएगा? बधूपरी। ऐसे होत्रिधन ऋकारा क्या बन जाएगा? होत्रिकारा। साथियों भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बाबूराम सक्सेना ने उदाहरण दिए हैं वही उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वही आएंगे परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए, उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देख रहे हैं और उसी पे फोकस बना के रखिए, इधर उधर चक्कर मत पड़िए। आगे देखिए यहाँ पे ये सूत्र लिखा हुआ है, हमने तीनों सूत्रों को एक साथ लिख दिया, उनका उदाहरण भी अलग अलग कर दिया, विच्छेद अलग कर दिया। देखिए आकाशवर्ण दीर्घा आता है, होत्रिधन ऋकारा, तो आपका होत्रिकारा बन जाएगा। ठीक है, ये संधि पद हो गया आपका। ऐसे धृति सवर्ण निर्वा, इसका जो है ना होत्रिधन ऋकारा, तो ये सुरक्षा से आपका ह्रस्व कर देता है, इसीलिए इसका उदाहरण ये है। बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं जो गलत है। ठीक है, तो आपके जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3, 1, 2, 3, इस तरीके 3 हैं, तो हमने वो तीनों लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी और भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक तो आपका जो दीर्घ वाला है, ये तो आप देख लीजिए कि आपका दीर्घ वाला, ये आपका जो है
आकाशवाणी दीर्घा का है। और ऋतिका का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है ऋतिका, ये ऋतिका का जो उदाहरण है वो आपका ये है 3 नंबर पे। ऋतिका होत्रिधन ऋकारा तो बराबर होत्रिकारा, होत्रिधन ऋकारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 3 उदाहरण जो हो गए हैं, ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है, और साथ में ये है विच्छेद। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग गुण संधि पर। आगे देखिए, ये आपकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आगे देखिए, अब आता है गुण संधि क्या है? एक ऐसा सूत्र है, विधि सूत्र। देखिए, आ के बाद में ई आएगी तो ए हो जाएगा, आ प्लस ई बराबर हो जाता है ए। ऐसे समझ लीजिए आइए। ठीक है, हमारे गुरु जी है तो उन्होंने समझाया था हमें, जब हम पढ़ रहे थे तो इस तरीके से समझाते थे कि आ धन ई बराबर क्या होता है? ए। तो बताते थे आइए आपका स्वागत है। तो आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। आ धन ऊ बराबर क्या हो जाता है? ओ। और आ धन ऋण बराबर क्या हो जाता है? अर। और आ लिर बराबर आ और लिर बराबर क्या बन जाता है? अल। इस तरीके से हम लोग ये हैं 4 वर्ण जो हैं वो गुण है। वैसे तो ये 2 वर्ण जो है गुण। ठीक है, जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी से अध्ययन करेंगे तब हम बताएंगे कि अर और अल पूर्ण रपरा तपरा तत्कालस्य का कार्य है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ बाबूराम सक्सेना पढ़ रहे हैं तो हमें ये 4 वर्ण गुण के अंतर्गत ही समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, जैसी परीक्षा है उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर एल को पढ़ेंगे तब हम लोग जो है इसको वर्ण रपरा तपरा तत्कालस्य की चर्चा करेंगे। अभी यूपीटीजीटी में बाबूराम सक्सेना लगी हुई है और 4 वर्णों को गुण मार रही है, तो हमें भी 4 वर्ण गुण ही सीखने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, और इनके उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उपधन इंद्रा क्या बन जाएगा? उपेंद्रा। साथ में ये है आ और ये है ई। आई बराबर क्या हो जाता है? ए। और आप देख रहे होंगे पापे एक ही मात्रा लगी हुई है, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं, रमाधन ईशा बराबर रमेशा हो जाएगा। वृक्ष धन ऊपरी बराबर वृक्ष ऊपरी हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। ऐसे गंगाधन उदकम बराबर आपका गंगोदकम बन जाता है। ऐसे कृष्ण धन रद्दी कृष्ण नदी बन जाता है, आ और मिलके अर हो जाता है, रा ऊपर पहुंच जाता है। आगे महाधन ऋषि बन जाता है आपका महर्षि। ऐसे तबल धन ऋकारा बन जाता है तबलकारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि जितने उदाहरण इम्पॉर्टेंट है सभी हैं, आगे देखेंगे। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि कई की लाकृति और तबलकारा जो है कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है, कि यण का है या ये गुण का है, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं। गणधन ईशा बराबर गणेशा हो जाता है। गंगा धन ईश्वरा गंगेश्वरा हो जाएगा, और गगन धन ऊर्धम गगनोर्धम बन जाता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सभी उदाहरण, आप इनको पढ़ लीजिए, बचा लीजिए। माया ऊर्जस्व, तो मायु ऊर्जस्व बन जाता है। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। और साथ में ध्यान रखना कि ये तापे रह जाएगा कि मापे लग जाएगा, जल्दबाजी में लोग गलती कर देते हैं, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये तापे जाएगा। इसी तरीके से महाधन रिद्धि महारिद्धि बन जाएगा। कहीं गलती से लोग हाफे लगा देते हैं, ये गलत है और ये आपका बाद में जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने गुण संधि का अध्ययन कर लिया मेरे साथ। आती है अब हम लोग जो है अब हम लोग पढ़ेंगे वार्तिक को। ये गुण का अपवाद है और वृद्धि संधि के अंतर्गत गिना जाएगा। देखिए, ये है उदाहरण एक ही इसके अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षधन तो बन जाता है हमारा क्या? अक्षौणी। अक्षौणी महाभारत की सेना है। ठीक है, 18 अक्षौणी सेना, जिसमें 11 अक्षौणी सेना जो थे, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना शायद पांडवों के पास थी। ठीक है, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, 18 अक्षौणी सेना भी थी और 18 दिन तक भी चला था। आगे देखिए, तो अक्षौणी में देखेंगे, अक्ष का क्या आया? आ, और ऊनी का आया ऊ। आ ऊ मिलके होना चाहिए था ओ, साथ में हो गया आपका क्या? और हो गया है औ। तो देखिए, अक्षौणी में आ और मिलके औ हो गया, तो किस सूत्र से हुआ? तो आपका सूत्र जो है अक्षाद्विन्याम उपसंख्यानम। अब देखिए, ये ना का स्थान पे जो अणा करा है वो किसने करा है? ना को अणा करने वाला पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अघा सूत्र में ना को अणा कर दिया। इस तरीके से आपका क्या बन गया? अक्षौणी बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब आता है आपका एक और वार्तिक है जो गुण का ही अपवाद है और वृद्धि करता है। स्वादि रे ऋणो सूत्र है। स्वा के बाद अगर ई आता है तो वृद्धि करता है, स्वा के बाद ईरणी आता है वृद्धि करता है, स्वा के बाद ईरम आता है वृद्धि करता है, स्वा के बाद ईरी आता है वृद्धि करता है। साथियों इतना समझ गए होंगे हैं आप लोग। अब हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए स्वा के बाद अगर ईर आया तो देखिए आई मिलके तो ए होता है, लेकिन यहाँ पे हो गया आय तो ये होगी वृद्धि स्वेच्छाचारी। इसी तरीके से स्वाधन ईरणी बराबर क्या बन जाता है आपका स्वैरणी। स्वाधन ईरम क्या बन जाता है स्वैरम, ये भी आपका क्या है वृद्धि का उदाहरण है। स्वाधन ईरी बराबर क्या बन जाता है स्वैरी। ये जितने उदाहरण हैं साथियों ये हैं वृद्धि के। किसके हैं वृद्धि के उदाहरण हैं। तो एक परीक्षा में सवाल आता है ना कि या तो ऐसे करके सवाल पूछ लें, ऐसा पूछा जाएगा कि भाइयों कि इसमें कौन संधि है तो आप वृद्धि लगा देंगे, फिर पूछेगा कि इसका विच्छेद क्या है तो ये लगा देंगे, इसका विच्छेद क्या है ये बता देंगे, इसका विच्छेद क्या है ये बता देंगे, और इसका विच्छेद क्या है ये बता देंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और पूछ सकता है कि ये किसका अपवाद है तो आप ये बता देंगे, और पूछ सकता है कि स्वादि रे ऋणो सूत्र जो है वो क्या करता है तो साथियों आप बताएंगे ये वार्तिक है और ये वृद्धि संधि करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। चलिए अब हम लोग एक और वार्तिक पढ़ेंगे। प्रादु हो धो ढय स येषु, ये भी वार्तिक है। ये किसका अपवाद है तो साथियों ये गुण का अपवाद है और इसके उदाहरण है पररूप का भी अपवाद करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्राधन ऊ तो आ और ऊ, प्रा का आ और ऊ ये आपका ओ हो जाता, लेकिन इसके क्या हो गया औ, इसलिए प्रोभा बन गया। आगे प्राधन ऊढ़ क्या बन जाता है प्रौढ़ा। ठीक है, प्राधन ऊड़ी क्या बन जाता है आपका प्रौढ़ी, और प्राधन एस क्या बन जाता है आपका प्रेस, और प्राधन एस बराबर क्या बन जाता है प्रेस से। ये होता है प्रेस, ये होता है प्रेस से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें संधि कौन सी है तो आप सब में लगाएंगे वृद्धि संधि। ये किसका अपवाद है तो साथियों ये जो आपको तीन दिखाई दे रहे हैं ये तीन प्रोभा प्रोढ़ा प्रोढ़ी ये तीन जो है गुण के अपवाद हैं। ठीक है, ये गुण संधि के अपवाद हैं। और आपका ये दिखाई दे रहा है प्रेस और प्रेस और प्रेस से, ये जो दो उदाहरण हैं ये आपके पररूप संधि के अपवाद हैं। इस तरीके से ये पूछा जाएगा कैसा सूत्र तो ये वार्तिक। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन संधि है तो आप लगाएंगे वृद्धि संधि है। ये पूछा जाएगा इसका क्या विच्छेद है, इसका क्या विच्छेद है, इसका क्या विच्छेद, तो विच्छेद से प्रश्न पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि साथियों ये तीन जो है उदाहरण किसके अपवाद हैं तो आप बताएंगे गुण की। और पूछ सकता है कि ये जो दो उदाहरण हैं वो किसके अपवाद हैं तो आप बताएंगे पररूप के अपवाद हैं। इस तरीके से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। साथियों एक सूत्र है उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु ये नित्य वृद्धि करता है, इसको भी आप नोट करेंगे। ये क्या करता है ये नित्य वृद्धि करता है उपसर्गा धृति धातु। आगे कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद अगर हिरस्व ऋ आए, हिरस्व अगर ऋ आए तो आ और ऋ मिलकर के आर हो जाता है नित्य वृद्धि। कैसी आती है नित्य वृद्धि। अकारांत उपसर्ग के बाद में हिरस्व ऋ आए तो दोनों मिलाकर के आर वृद्धि जो है हो जाती है। कैसे होती है नित्य होती है साथियों। ठीक है, तो इसके सिर्फ दो ही उदाहरण हैं, इन दो उदाहरणों को आप देख लीजिएगा। ये दो उदाहरण हैं। देखिए उपधन ऋक्षति तो क्या बन जाएगा आपका उपारिच्छद। और साथियों यहाँ में जो चा दिखाई दे रहा है ये जो है मेरे सामने खुली हुई है बाबूराम सक्सेना, इसमें आपको उपारिच्छद में चा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी किताब में जो है चा लिख लीजिए। ठीक है, आगे प्राधन ऋक्षति बराबर प्रारिच्छद, तो इन दोनों में आपकी संधि क्या हो गई वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, नोट कर लेंगे और किताब पर भी सुधार कर लेंगे क्योंकि इसमें चा नहीं लिखा हुआ है बीच में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बासुट्या पिछला। बासुट्या पिछला ये क्या करता है
विकल्प से वृद्धि करता है। क्या करता है? विकल्प से वृद्धि करता है। बोले यदि नाम धातु हो, यदि नाम धातु हो तो विकल्प से आर हो जाता है, आर बराबर वृद्धि होगा, विकल्प से होगा साथियों। आगे देखते हैं। बोले प्राधन रस विहति, प्राधन रस विहति, तो प्राण रस विहति, ये आपका आर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। रस विहति तो आपका हो जाएगा गुण संधि। तो साथियों ये एक गुण संधि होगी। तो गुण जो है करता ही करता है, और वृद्धि कैसे करता है? विकल्प से करता है, ये नियम था। अगर नाम धातु हो, ये नाम धातु हो, ये क्या है? नाम धातु। अगर नाम धातु हो तो एक बार गुण करेगा, दूसरी बार वृद्धि करेगा। तो दूसरी बार जब वृद्धि करेगा तो वो आपका जो है विकल्प से करेगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं गुण संधि के अपवाद। एक और है गुण संधि का अपवाद, क्या है साथियों? देखते हैं हम लोग। देखिए, एक ऋतेचात समास, ऋतेचात तृतीया समास, ये वार्तिक है। ऋतेचात तृतीया समास है, यह वार्तिक है। देखिए सुखेन धन ऋता, तो देखिए सुखेन में क्या आ जाएगा? जब समास करेंगे तो विभक्तियों का लोप कर देंगे। तो सुखेन की तृतीया व्यक्ति है, मूल पद में क्या आ जाएगा? सुख, और आगे क्या आ जाएगा? ऋता, और सुख का आ और ऋण मिलकर के आर हो जाएगा, बन जाएगा आपका सुखार्ता। साथियों समझ में आएगा। इसी तरीके से दुखेन धन ऋता, तो क्या बन जाएगा? दुख धन ऋता बराबर हो जाएगा आपका दुखार्ता। आगे इसी तरीके से कष्टेन का हो जाएगा कष्ट, और ऋता बराबर हो जाएगा कष्टार्था, क्योंकि समास करने पर व्यक्तियों का लोप होगा, ठीक है। आए, और परम धन ऋता बराबर बन जाएगा, परम धन ऋता बराबर हो जाएगा परमर्थ। तो साथियों यहाँ जो है आपने पूर्व शब्द में आपने तृतीया व्यक्ति देखी, इसमें तृतीया देखी, इसमें तृतीया देखी, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है, ठीक है। किस किस में समास है तृतीय तत्पुरुष? सुखार्ता, दुखार्ता और कष्टार्ता, इन तीनों में आपका तृतीया तत्पुरुष समास है, और प्लस आपकी वृद्धि संधि है। कौन संधि है? वृद्धि संधि, ठीक है। स्क्रीन छोटी है इसीलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप सब समझ रहे होंगे। और साथियों ये जो आपका परम धन ऋता है, ये परमर्थ बना है, इसमें आपका कर्मधारय समास है, और साथियों कर्मधारय समास के साथ साथ यहाँ पे साथियों गुण संधि है। इसको नोट कर लेना, ये बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया गया है, हमने इसको अलग जगह से नोट करके लिख दिया है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है ऋतिका सूत्र, बहुत ही मज़ेदार सूत्र है, आपके सामने देखिएगा। ऋतिका कैसा सूत्र है तो आप बताएंगे इसे विधि सूत्र है, ठीक है। बड़ा अब देखिए ऋतिका को आप अगर अलग अलग करोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऋति धन अका, ऋति धन अका। तो साथियों ये अक क्या है? तो आप अक क्या बताएंगे? अक एक क्या है? अक एक प्रत्याहार है, तो आ ई उ रे री और लिर, रे री और लिर जब किसी पद के अंत में आ रहे हों, जब किसी पद के अंत में आ रहे हों और इनके बाद ह्रस्व ऋ आए, इनके बाद तुरंत बाद क्या आ जाए? ह्रस्व ऋ आए, यानी कि अक के बाद में ऋ आए तो विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। एक बार होगा ह्रस्व, एक बार नहीं। कैसे पढ़ लीजिए, अगर अक के बाद कि आ ई उ री और लिर जब किसी पद के अंत में रहें और इनके तुरंत बाद ह्रस्व ऋ आए, क्या आ जाए? ह्रस्व ऋ आए, तो विकल्प से क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। विकल्प से पहला वर्ण जो है वो ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। और अगर पहले से ह्रस्व, पहले से ह्रस्व तो वह फिर भी ह्रस्व ही माना जाएगा। अगर पहले से ह्रस्व है तो उसको भी ह्रस्व ही माना जाएगा। और इस प्रकार की विधि, इस प्रकार की विधि ह्रस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होगी। फिर इस प्रकार से हुआ ह्रस्व माना जाएगा, और इस प्रकार हुई ह्रस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होगी। अर्थात ये काम हो जाने के बाद आप संधि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसे प्रकृति भाव कह सकते हैं।
तो ये लिख भी दिया है मैंने, इसे प्रकृति भाव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रकृति भाव कहेंगे। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। ये नियम जो है ऋतिका वाला, ये गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत कर ये नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक बार गुण होगा, एक बार प्रकृति भाव होगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रह्माधन अपि ऋषि, यहाँ पे दीर्घ है यानी कि बड़ा आ है, और ये है ऋ, और ये अक्का है और ये है ऋ है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या कर दिया, आ रस कर दिया, किस सूत्र कर दिया? ऋतिका ने। और सब लिखा ब्रह्मधन ऋषि, और ये आपकी होगी ब्रह्मधन ऋषि। अब अगर कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी पहले से ही रस हो और आगे ऋ आ रही हो, तब उसको ही रस माना जाएगा। तो सप्त धन ऋषिणाम बराबर सप्त ऋषिणाम। इस तरीके से ये दोनों उदाहरणों में आपका प्रकृति भाव हुआ। और साथियों आधगुणा सूत्र में आपका हो जाएगा ब्रह्म ऋषि और सप्त ऋषिणाम। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा गुण संधि। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक, आगे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका जो सूत्र होता है साथियों वो वृद्धि रेचि है। क्या है? वृद्धि रेचि। आप गलती मत करना, बहुत बार गलती कर देते हैं लोग कि वृद्धि संज्ञा सूत्र पूछा जाता है तो वृद्धि रेचि लगा देते हैं, और वृद्धि संधि सूत्र पूछा जाता है तो वृद्धि आदेश लगा देते हैं। तो ये जो है ना कि एक ही जैसे देखने में लगता है, थोड़ा बहुत अंतर है, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो गलती मत करना, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। वृद्धि रेचि जो है वो आपका विधि सूत्र है, यानी संधि सूत्र है। ठीक है, अब देखेंगे इसके लिए कि अगर आ के बाद में अगर एक अय आ जाता है तो अय हो जाता है, दोनों मिलकर के अय हो जाता है, दो चोटियाँ हो जाती हैं। ऐसे ही आ के बाद में ओ अव आ जाए तो अव हो जाता है, अव क्या हो जाता है? अव। उदाहरण भी आपके सामने कृष्णधन एकत्व बराबर कृष्णपत्व, यानी दो चोटियाँ हो गई आपकी। ऐसे ही गंगाधन ईशा बराबर गंगेशा हो जाएगा। ये दोनों उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। जो उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं वही उदाहरण लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। आगे गंगाधन ओघा, साथियों गंगाधन ओघा बराबर गंगोगा हो जाता है, सॉरी गंगाधन नहीं, चलधन ओघा बराबर चलोगा हो जाता है, और गंगाधन ओघा बराबर गंगोगा हो जाता है। मैं सर पीछे वाला जो बाद में पढ़ाना था वो पहले बोल गया, बाद में पहले वाला बाद में किया। तो फिलहाल आप समझ जाएंगे कि जल होगा जल का प्रभाव, और गंगा होगा गंगा का प्रभाव। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत सरल है, क्योंकि आ के बाद में आपका ए आएगा तो अय हो जाएगा। ठीक है, और आ के बाद में ओ या औ आ जाएगा तो आपका अव हो जाएगा। ये दोनों वर्ण आपके वृद्धि के हैं, जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। ठीक है, आगे अब देखिए ये आ गया आपका पररूप संधि। जब संधि आ गई पररूप, इसका सूत्र पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप लगाएंगे एक ही पररूप, और एक ऐसा सूत्र है साथियों तो आप बताएंगे इसे विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। अब देखिए आ के बाद एक ही पररूप, देखिए आ के बाद में ए आता है तो एक ए रहेगा, और ये आ जो है वो ए में आ जाएगा। ठीक है, ये आ का पररूप हो जाएगा, बाद वाला रूप हो जाएगा। इसीलिए आ उपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। तो ये इसका पररूप हो जाएगा, इसके स्थान पर कोई वर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पररूप। आ का पररूप हो जाएगा, तो बाद वाला रूप क्या है? ए, तो ये रह जाएगा। ओ है तो ओ रह जाएगा। बहुत सरल उदाहरण आपके सामने देखिए, दोनों उदाहरण दोनों जबरदस्त याद कर लेंगे। प्राधन एक थे, तो प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग कैसा है? ये अकारांत है, तो आ के बाद में क्या आया? ए, तो आपका ए ही रहा। और प्रेरित इसका उदाहरण है, तमाम परीक्षाओं में सब पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे उपधन औसती। साथियों ये उपसर्ग भी है, उप और अकारांत उपसर्ग है, और अकारांत उपसर्ग का जो आ है और आगे जो आपका ओ आ रहा है, इस तरीके से आ और ओ मिलकर के आपका अव हो जाएगा, और सॉरी आ और ओ मिलकर के ओ ही रहेगा, तो इसे पररूप संधि के अंतर्गत आएगा। तो उपोषित और प्रेरित ये दोनों में आपका पररूप संधि है। इसका कौन संधि है? पररूप संधि है। आगे यदि नाम धातु आए, साथियों यदि नाम धातु आए, तो यदि वो नाम धातु आए और यहाँ पर, तो विकल्प से वृद्धि होगी। एक बार पररूप होगा और एक बार आपकी वृद्धि संधि होगी। और यहाँ पर जो नाम धातु आए, तो ये बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है, आप लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पर
एंगी पररूपम में वासुप्या पिछले सूत्र से वासुपी की अनुवृत्ति भी आ रही है, वासुपी की अनुवृत्ति आ रही है। तो उपधन एड कियति बराबर उपेड कियति, ये वृद्धि संधि होगी और वृद्धि संधि आपकी विकल्प से हो गई। और अगर उपेड कियति ये आपकी आ जाए तो आपका पररूप संधि हो जाएगी। और ये पररूप संधि जो है ठीक है, ये पररूप संधि हो जाएगी। तो एक चोटिया वाली जो है आपकी वो आपकी हो जाएगी पररूप संधि, और दो जो ऊपर लगी है चोटी उस पर हो जाएगी आपकी वृंद संधि। तो ध्यान रखना ये जो आप इसमें गुण संधि ना मार देना, क्योंकि ये गलत है। आप इसमें जो है जल्दबाजी में अगर आप गलती कर रहे तो इसमें आप गुण ना कर देना, ये गलती मत करना। इसमें आपकी वृद्धि पररूप संधि है और इसमें आपकी कौन सी है, वृद्धि संधि है। साथियों इसके आगे बात करते हैं हम लोग। एक सूत्र है, ये वार्तिक है, एवेचा अनियोगी। एवेचा अनियोगी ये कहता है कि आ, इस आ के बाद में अगर एव आता है तो अगर एव जो है वो निश्चित अर्थ में है तो आपकी वृद्धि संधि होगी, और एव जो अगर अनिश्चित अर्थ में है तो पररूप संधि होगी। बहुत ही सरल, ठीक है। एव अगर आपका निश्चित अर्थ में है तो आपकी वृद्धि संधि होगी, और एव अगर आपका अनिश्चित अर्थ में है तो आपकी हो जाएगी पररूप संधि। चलिए दोनों उदाहरण आपके सामने एस है और देखिएगा। देखिए क्वा या मोक्ष से कहीं खा लेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है, कहीं खा लेंगे ये निश्चित नहीं है। तो क्वा का आपका आ और एव का आपका ए, ठीक है, और आ ये मिलकर के क्या रह गया ए, ठीक है। तो कोएव मोक्ष से, ठीक है, यहाँ पे आपकी संधि कौन सी होगी, पररूप संधि हो गई। कहीं भी खा लोगे, कहीं भी खा लो ये किस सूत्र से हुई आपकी, ये विचारणियों के सूत्र से आपकी क्या होगी, पररूप संधि हो गई। अब साथियों ये आया आपका क्या, बोले ये तो आ गया आपका एव अनिश्चित में, अब आया एव आपका आ गया निश्चय। तो ये निश्चय अर्थ में होगा तो तब धन एव, तो आ और ये मिलके क्या हो जाएगा आए और बन जाएगा तवैव। ये आपकी कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। ये भी उदाहरण आप अपनी बाबूराम सक्सेना में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। और अब आता है आपका पररूप संधि। पररूप संधि करने वाला एक वार्तिक है, आपके सामने देख रहे होंगे आपको। आप एक सकंदु आदिशु एक गढ़ है, तो सकंदु आदि जो है गढ़ है, और आदिशु कह दिया और भी गढ़ है। सकंदु आदि यानी करकंदु पर करकंदु, मनीषा, पतंजलि, तमाम ऐसे मतलब शब्द हैं। तो उन्होंने केवल सकंदु लिख करके आदि कह दिया, ठीक है, और उसे पररूप यानी सकंदु आदि शब्द जो आएंगे तो उसकी पररूप संधि हो जाएगी। ऐसा वार्तिक है, वार्तिकार आप जानते होंगे, वार्तिकार कात्यायन है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पररूप संधि हो जाएगी। चलिए तो उदाहरण लेके आए, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण ही आएगा, और उदाहरण आपके सामने। सकधन अंधु बराबर क्या बन जाता है, सकंदु। और ये साथियों आ मिलकर के का आ और अंधु का आ ये दीर्घ हो सकता था, लेकिन इसीलिए ये दीर्घ का क्या अपवाद है, आप देख रहे होंगे। ऐसे कुलटा कुल धन अटा बराबर कुलटा, ये भी दीर्घ का अपवाद है। मनस धन ईशा, ये आपका हो जाएगा मनीषा। साथ में मनस में जो असभाग है, असभाग, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी और इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और टी का क्या हो जाएगा, पररूप। तो पररूप होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ई जुड़ जाएगी ना पे, तो आपका मनीषा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पतंजलि में जो अत है उसकी भी टी संज्ञा होकर के पररूप हो जाएगा, तो पतंजलि बन जाएगा। ऐसे ही कर्क धनंदु करकंदु हो जाएगा, ये दीर्घ का अपवाद है, ये दो दीर्घ के अपवाद है, ठीक है। और इन सभी में आपकी सकंदु, कर्क, उल्टा, मनीषा, पतंजलि और करकंदु, साथियों इन सब में आपकी कौन संधि है, इसमें आप सब में जो है आपकी पररूप संधि है, बाद वाला वर्ण रहता है, इसीलिए, ठीक है। अपवाद भी आपने देख लिया, आपने क्या देखा कि दीर्घ के दो अपवाद भी देख लिए, और संधि टोटल अगर आएगी तो आपकी पररूप संधि आएगी। तो प्रश्न बनाने वाला एक इसी तरीके से बनाएगा कि भाइयों कि सकंदु में कौन संधि है, तो आप बताएंगे पररूप संधि है। सकंदु का विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद बता देंगे। सकंदु में किस सूत्र से संधि हुई है, तो आप सकंदु आदि सुपर रूपम वाच्यम बता देंगे। ये कहेगा कि किस सूत्र का अपवाद, किस संधि का अपवाद है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि का अपवाद है। पतंजलि का विच्छेद कैसा है, पतंजलि में कौन संधि है, किस सूत्र से संधि है, बस ऐसे ही तमाम प्रश्न आएंगे, ठीक है, आप बता देंगे, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं हम लोग। और अब आते हैं हम लोग एण संधि पर।
यण संधि है साथियों, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक यण प्रत्याहार पढ़ा होगा, और यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला। साथियों जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है, भूल न जाना। ठीक है, इको एणचि एक विधि सूत्र है जो विधान करता है। अब देखते हैं कि इक में कितने वर्ण हैं। देखिए इक एक स्थानीय है, इसमें 4 वर्ण हैं, ई, उ, ले, 4 वर्ण। यण में कितने वर्ण हैं, जो आदेश करता है, आदेश है, या, वा, रा, ला। ठीक है, और अच जानते हैं, आ, ई, उ, ले, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या हो गए, अच हो गए, ये क्या हो गए, निमित्त हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब बहुत सरल तरीका से, ई, उ, ले। ई के बाद अगर असमान स्वर आ जाता है, ई के बाद अगर असमान स्वर आ जाता है, सॉरी, ई, उ, ले के बाद अगर असमान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान क्या हो जाता है, ई के स्थान पे हो जाता है या, उ के स्थान पे हो जाता है वा, लर के स्थान पे होता है रा, और लर के स्थान पे हो जाता है ला। जो आदेश होता है साथियों, ये लिख भी दिया मैंने, जो बड़ा आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। अगर ई के स्थान पर या आदेश होगा, उ के स्थान पर वा आदेश होगा, लर के स्थान पर रा आदेश होगा, लर के स्थान पर ला आदेश होगा, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, यण। और जो यण प्रत्याहार आदेश होगा तो संधि का नाम साथियों यण हो जाएगा। बहुत ही सरल है, आगे देखते हैं। अब इसके उदाहरण जो कि परीक्षा में आते हैं आप देखेंगे इनके लिए, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उदाहरणों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। देखिए दधि धन अत्र, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, या आ गया, और आपका बन जाएगा दध्यत्र। ऐसे ही मधुधन अरि बन जाएगा मध्वरी। ठीक है, ऐसे ही आपका आ जाएगा साधुधन इति, साधुति बन जाता है। ऐसे ही आपका आ जाएगा धातृधन अंसा, धात्रंसा बन जाएगा। सवित्रीधन उदया, सवित्रोदया बन जाएगा। ये आपको ऋ दिखाई दे रही है, ऋ का रा हो जाएगा, जो ता में लगेगा तो त्रा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे निर्धन आकृति लाकृति हो जाएगा। इति धन आहा, इत्तहा हो जाता है। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश हो जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शिशुधन एक्यम, शिशु एक्यम बन जाएगा। साथियों गलती मत करना, यहाँ पे आप 2 चोटियाँ देख करके वृद्धि मन लगा देना। पितृधन आकृति बराबर पित्राकृति हो जाएगा। मातृधन औदार्यम बराबर मात्र औदार्यम बन जाएगा। इस तरीके से ये थे सब आपके उदाहरण। ठीक है, इन्हें रट लीजिए आप लोग, और या तो इससे प्रश्न बनेगा कि इनमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे इसमें आपकी यण संधि है, और या तो आएगा आपका कि इसका विच्छेद क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे देखते हैं, इसके आगे आती है आपकी कौन संधि, इसके आगे आती है आपकी अयाज संधि। अयाज संधि का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत ही सरल ऐचो यावा सूत्र है। ऐचो यावा यावा सूत्र है, जो विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। साथियों ए के बाद अगर स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आए। ओ के बाद स्वर आएगा तो आओ, अब, और आय के बाद में स्वर आएगा तो आए, औ के बाद में स्वर आएगा तो आब हो जाता है। इस तरीके से आए, अब, आए, आब, ये क्या है, अयादि है, और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। ध्यान रख लीजिए आप इसके लिए। 4 उदाहरण इसके बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हरे का जो ए है, ए के बाद में ए आएगा, ए के बाद में ए आया तो ए के स्थान क्या हो जाएगा, आए। ठीक है, और इसमें लग गया तो क्या बन जाएगा आपका, हरे। बहुत ही सरल है, क्या हो जाएगा, ए, हरे। नए धन का क्या बन जाएगा, नायका। और देख लीजिए विष्णु धन ए बराबर क्या बन जाएगा, विष्णुवे। और धन का क्या बन जाएगा, पाव का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य से, लोपा साकल्य से। एक साकल्य ऋषि थे, उन्होंने क्या विचार किया, जरा हम उसको पढ़ेंगे। उन्हें पदांत यकार और ओकार यानी या और वाह के ठीक पहले आ रहे हो, और उसके पश्चात में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, तो या और वा का विकल्प से, या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है। और साथियों लोप हो जाने के बाद फिर उसमें संधि की कोई गुंजाइश नहीं है, संधि होती ही नहीं है, अर्थात उसका क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, संधि कभी नहीं होती है।
लोप हो जाने के बाद संधि नहीं होती है। आगे देखते हैं। तो देखिए आपके सामने उदाहरण, हरे धन ए आपका बन जाएगा हरे। इसमें आपकी संधि कौन सी हो गई? अयादि। कौन संधि हो गई? अयादि। ठीक है। और इसका जो या जो है वो पदांत है और उसके बाद में ए आ रहा है, इसीलिए इसका लोप हो गया हर धन ए। तो ये आपके किससे हैं? लोपा साकल्य से है। ये किससे है? लोपा साकल्य से। और ये वाले उदाहरण किससे हैं? अयादि से। किससे है? अयादि से। क्लियर हो गया? तो एक एक करके देख लीजिए सब। विष्णु धन इहि बराबर विष्णु इहि और विष्णु विहि। तस्य धन इमानी बराबर तस्या इमानी, तस्या धन इमानी और तस्य इमानी। आगे श्रिय धन उत्सुका, श्रिया उत्सुका, श्रिया श्रिया उत्सुका। आगे उसके बाद में आता है गुरु धन उत्का, बुरा उत्का। अब आ जाएगा बुराव उत्का। आगे आ जाता रात्रा आगता, तो रात्रो आगता बराबर रात्रा आगता। और इधर बन जाता है रात्रावागता। ऋतव धन अन्नम बन जाता है आपका ऋता अन्नम। इधर बन जाता है ऋता वन्नम। ठीक है। तो इसमें आपकी कौन संधि है? इसमें आपकी सब में आपकी मिलेगी। इसमें अयादि संधि है साथियों, और इसमें आपका लोपा साकल्य से। क्या है? लोपा साकल्य से। क्योंकि यहाँ आपका जो है यकार और वकार का लोप हुआ है और यहाँ आपकी अयादि संधि हुई है, ये आप सब लोग जानते हैं। एक सूत्र आता है पूर्वात्र सिद्धम इति लोक शास्त्र से असिद्धत्वात् अन्न स्वर संधि। मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब दो स्वर समीप में आ जाते हैं, जब लोप हो जाने के बाद में, जैसे हम लोगों ने हरे धन, इधर देख लीजिए, इसको ऐसे आ जाते हैं तो आपस में संधि नहीं होती है। इसको समझ लीजिए। जैसे हरे धन ए, तो हमने ए तो ये जो है हरे का जो ए आया या, और आगे क्या आया? ए। तो अगर ये लोप कर दिया तो लोप करने के बाद अब हम कहें कि आ, रा का आ और ये मिलकर के अय हो जाए, तो ये नहीं करता है। ये कौन नहीं करता है? ये पूर्वात्र सिद्धमिति लोक शास्त्र से असिद्धत्वात् न स्वर संधि। फिर इसमें कोई स्वर संधि नहीं होगी। ठीक है। इसमें कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये काम त्रिपादी का है। और त्रिपादी सपाद सप्ताध्यायी, इसकी चर्चा हम लोग जो है वो पूरी डिटेल से लघु सिद्धांत कॉपी से करेंगे। ठीक है। तो इसको आप बाबू